हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सप्लाई का क्या मतलब है और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है, डिमांड कर्व के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं और अब देखते हैं सप्लाई कर्व के बारे में। सप्लाई का मतलब है वो क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर जो है वो सेल करना चाहता है, उसको कहते हैं सप्लाई। अलग अलग प्राइसेस पे, ठीक है, पर यूनिट ऑफ टाइम, वो होता है सप्लाई। जैसे कि डिमांड में हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, कंज्यूमर डिमांड करता है, उसी तरीके से सप्लाई में प्रोड्यूसर जो है वो सेल करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, द वर्ड सप्लाई आल्सो हैज सम डिस्टिंग्विशिंग फीचर व्हिच आर गिवन बिलो। सप्लाई ऑफ कमोडिटी, सप्लाई जो है किसी कमोडिटी का, किसी भी थिंग का सप्लाई जो है वो इंडिकेट करता है ऑफर्ड क्वांटिटी। ठीक है, ऑफर्ड क्वांटिटी, जो क्वांटिटी मार्केट में ऑफर की जा रही है, दी जा रही है। ठीक है, इनफैक्ट करंट सप्लाई कैन बी डिफरेंट फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। जरूरी नहीं है कि सप्लाई जो है वो प्रोडक्शन के बराबर ही हो। अभी अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ये नहीं है कि सप्लाई भी कम हो रहा होगा। ठीक है, सप्लाई ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि पहले जो प्रोडक्शन हुआ है उसके बेसिस पे सप्लाई हो सकता है। द डिफरेंस इज अकाउंटेड फॉर बाय द चेंज इन द इन्वेंट्रीज ऑफ द स्टॉक्स। ठीक है, ये डिफरेंस जो होता है वो क्यों होता है, पहले भी हम लोगों ने कुछ चीजें प्रोड्यूस की है, मार्केट में वो चीजें भी अवेलेबल है। अभी भी हमने कुछ चीजें प्रोड्यूस की है, मार्केट में वो चीजें भी अवेलेबल है। तो हमारे पास स्टॉक भी है, स्टॉक है तभी तो हमने सप्लाई बढ़ा दिया। प्रोडक्शन भले ही हमारी कम हुई है लेकिन सप्लाई हमारी अभी भी अच्छी खासी है। तो डिमांड की तरह सप्लाई भी एक रेफरेंस देता है टू द प्राइस। ठीक है, जैसे डिमांड में प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। उसी तरीके से सप्लाई में क्या होता है, प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई अगर हम बढ़ाएंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होता है। ठीक है, तो like demand, the supply also with reference to the price at which the quantity is supplied. If the price is not mentioned, our statement would not carry any economic meaning. अगर किसी भी चीज का प्राइस मेंशन नहीं है तो हमारे स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से डिमांड में हमने देखा कि किसी चीज का प्राइस दिया हुआ होता है, एट गिवन प्राइस हम कोई चीज बाई करते हैं, कोई चीज कंज्यूम करते हैं, दैट इज डिमांड। ठीक है, कोई चीज हम डिमांड करते हैं, कोई चीज हम खरीदते हैं, दैट इज डिमांड। तो एट गिवन प्राइस अगर हम कोई चीज बेचते हैं, दैट इज सप्लाई। तो सप्लाई क्या है, एक फ्लो है। इट हैज अ टाइम यूनिट अटैच देयर विद, इसके साथ भी टाइम यूनिट अटैच है। ठीक है, जैसे सप्लाई पर डे, पर वीक, पर मंथ, एक मंथ में, एक दिन में, एक हफ्ते में कितना सप्लाई किया है किसी क्वांटिटी का, कमोडिटी का। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, क्या डिटर्मिनेंट्स है, पहला तो प्राइस ऑफ कमोडिटी सप्लाई। अब देखिए, जो प्राइस है वो मोस्ट इमीडिएट डिटर्मिनेंट है सप्लाई का। एक पर्सन और एक फर्म विल मेक क्विक चेक वेदर द कॉस्ट विल बी कवर्ड बाय द प्राइस। At the price goes up, a firm person will be willing to sell larger quantity. जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो कोई फर्म हो चाहे कोई व्यक्ति हो, वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, द प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये जो अफेक्ट करता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड पॉसिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट ऊपर नीचे होगा तो प्रॉफिट जो होता है फर्म का वो भी कम ज्यादा होता है। अ राइज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन डिस्करेज द प्रोडक्शन। ठीक है, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मान लीजिए कि जो रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस अगर बढ़ गया तो हमारा प्रोडक्शन तो इफेक्ट होगा ना, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल का हमारा प्राइस ज्यादा जा रहा है लेकिन जो हमारी क्वांटिटी, मतलब जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फाइनल गुड, उसका अगर प्राइस कोई चेंज नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे भाई, सप्लाई कम कर देंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स के भी प्राइस से हमारा सप्लाई जो होता है वो इफेक्ट करता है। प्राइस जो है दूसरी कमोडिटी के अगर बढ़ते हैं तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, वहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा फर्म को। तो सप्लाई जो होती है उस कमोडिटी की जिसका प्राइस नहीं चेंज हुआ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि भाई उसका प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है। तो जिसका प्राइस बढ़ रहा है वो उस चीज का प्रोडक्शन करेंगे ना। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी,
The improvement in knowledge about the means, the method of production leads to lower cost of production and help increasing output. ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी वगैरह ज्यादा अच्छे से होगा, मेथड ऑफ प्रोडक्शन इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि भाई हमारा किस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगे, यानी कि प्रोडक्शन करने में खर्च कम लगे और हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले और ज्यादा से ज्यादा हमें बेनिफिट हो। फिफ्थ पॉइंट है हमारा गोल ऑफ द प्रोड्यूसर, जो ऑब्जेक्टिव होता है विद विच द प्रोड्यूसर अंडरटेक्स प्रोडक्शन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो कितना प्रोडक्शन करना चाहता है, उसका सप्लाई का डिसीजन कितना है वो भी इन्फ्लुएंस करता है उसकी प्रोडक्शन को। ठीक है, विच द प्रोड्यूसर अंडरटेक्स प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोड्यूसर किस गुड का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, ये चीजें भी इफेक्ट करती है कि प्रोड्यूसर का गोल क्या है, भाई वो कितना ज्यादा बेनिफिट लेना चाहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। साइमल्टेनियस चेंज इन ऑल डिटर्मिनेंट्स मेक एनालिसिस डिफिकल्ट। अगर इन डिसीजंस में कोई भी चेंज आता है तो एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे आता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, एक प्रोड्यूसर जो होता है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने प्रॉफिट को। कैसे, अब इसके बीच में टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल उसको बेनिफिट कितना हो रहा है, टोटल उसका पैसा कितना आ रहा है और टोटल वो खर्च कितना कर रहा है उसकी प्रोडक्शन में, तो वो उसका प्रॉफिट होगा। यानी कि मान लीजिए आपने अगर कोई चीज बनाई तो आपको उसको बनाने में 50 रुपए लग रहे हैं और उस चीज की मार्केट वैल्यू 60 रुपए है, यानी कि आप बना तो 50 रुपए में रहे हैं लेकिन उसको बेच रहे हैं 60 रुपए में, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपए। तो इसी तरीके से होता है कि अगर प्रोड्यूसर मार्केट में कोई चीज बेचता है तो जाहिर सी बात है उसका बनाने का खर्चा जो है वो उससे कम ही होगा, तभी तो उसे प्रॉफिट होगा। अगर बनाने का खर्चा ज्यादा होगा और वो बेच कम में रहा है तब तो उसे लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए जो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ये हमारा प्रॉफिट बताता है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स क्वांटिटी सोल्ड, यानी कि कितना प्राइस है एक प्रोडक्ट का और टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, एक प्रोडक्ट का प्राइस, यानी कि एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस 50 रुपए है और आपने ऐसे 5 प्रोडक्ट सेल किए हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, और टोटल कॉस्ट वही, अगर एक प्रोडक्ट का बनाने में खर्चा आया है 30 रुपए और आपने ऐसे 5 प्रोडक्ट बनाए हैं तो कितना आ जाएगा, 150। तो इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपीज का बेनिफिट आया है। ठीक है, अब एसी, एसी क्या है, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारा कैसे निकलता है, क्वांटिटी इनटू एवरेज कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी इनटू प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए अ हायर प्राइस वुड मीन मोर प्रॉफिट, ज्यादा प्राइस होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। द प्रोड्यूसर विल सप्लाई मोर एट हायर प्राइस, प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करता है, तो उसी तरीके से प्रोड्यूसर जो होता है सप्लाई कम करता है जब प्राइस कम हो जाता है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, इसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, इनवर्स रिलेशन था। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। अब देखिए द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस, कमोडिटी का सप्लाई क्या होगा, प्राइस का फंक्शन होगा। द प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज, द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर एंड अदर रिमेनिंग अनचेंज्ड, बाकी चीजें अनचेंज रहेंगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी रहेगा, प्राइस ऑफ फैक्टर रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर रहेगा, प्रोड्यूसर का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्या प्रोड्यूस करना चाहता है। ठीक है, तो F1 से लेके F1 तक क्या है, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, P1 P2 P3 ये सब क्या है, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। ठीक है, तो ये क्वांटिटी सप्लाई के लिए ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये जरूरी होता है। जी क्या है, गोल ऑफ प्रोड्यूसर। अब सप्लाई शेड्यूल देखते हैं। सप्लाई शेड्यूल क्या शो करता है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सप्लाई, एक कमोडिटी की क्वांटिटी जितना सेलर जो है वो सेल करना चाहता है या सप्लाई करना चाहता है पर यूनिट ऑफ टाइम
एट ईच प्राइस, यानी कि उसका प्राइस अज्यूमिंग अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, और बाकी फैक्टर जितने भी हैं टेक्नोलॉजी, गोल ऑफ प्रोड्यूसर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो सब कांस्टेंट रहेंगे। तो सप्लाई शेड्यूल ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इमेजिनरी डाटा, ठीक है, एक तरीके से हम इमेजिनरी डाटा लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम बाकी फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट क्यों रखा है, मान लीजिए हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है हमारा प्राइस भी इंक्रीज होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है तब प्राइस इंक्रीज हुआ है तो एक अलग बात आ जाती है, लेकिन अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, प्राइस उतना ही चल रहा है, तब हमारा जो डिमांड बढ़ेगा या घटेगा वो मैटर करता है। तो देखिए 2 पेन का प्राइस और क्वांटिटी कितना सप्लाई किया है, प्राइस इन रुपीज पर पेन। अगर एक पेन का हमने 2 रुपए रखा है तो क्वांटिटी सप्लाई हम ज्यादा से ज्यादा 25 पेन सप्लाई करेंगे पर मंथ। हमने पेन का प्राइस बढ़ा दिया तो हमने पेन का सप्लाई भी बढ़ा दिया। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। अब ये जो शेड्यूल है ये यही दिखाता है। दूसरी बात आती है अब हमारी सप्लाई कर्व की। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जहां पे प्राइस को प्लॉट किया गया है। एक तरफ प्राइस है और दूसरी तरफ क्वांटिटी है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, देखिए प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, इसीलिए जो सप्लाई कर्व है वो अपवार्ड स्लोपिंग है, अपवार्ड स्लोपिंग है। और यहाँ पे उल्टा होता है, डिमांड कर्व में उल्टा होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होता है, इसीलिए डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, क्या एक्सेप्शंस है, नॉन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो ज्यादा बढ़ाना नहीं है। कुछ केसेस में जो एंटरप्राइजेस होते हैं मे नॉट बी परसुइंग द गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वो ये नहीं देखते कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले, उस केस में जो क्वांटिटी सप्लाई होती है वो बढ़ सकती है इवन व्हेन प्राइस डज नॉट राइज, ठीक है। प्राइस नहीं बढ़ेगी तब भी क्वांटिटी बढ़ सकती है, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजें सप्लाई करेंगे। इफ अ फर्म वांट टू मैक्सिमाइज सेल, अगर वो सेल बढ़ाना चाहेंगे तो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी का सप्लाई करेंगे इवन व्हेन द प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, जैसे वो प्राइस नहीं भी बढ़ेगा तब भी, ठीक है। अब मल्टी प्रोडक्ट फर्म में एम एट मैक्सिमाइजिंग टोटल प्रॉफिट रेदर देन प्रॉफिट फ्रॉम ईच ऑफ द लाइन ऑफ प्रोडक्ट। अब दूसरे फैक्टर्स क्या हो गए, अदर देन प्राइस नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट। प्राइस को हमने जो दूसरे फैक्टर हैं प्राइस के अलावा वो कांस्टेंट नहीं होंगे तब भी सप्लाई को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। वी मे नोटिस दैट फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट मे नॉट रिमेन कांस्टेंट। जैसे कि क्वांटिटी सप्लाइड है कमोडिटी की वो कम हो सकती है एट अ गिवन प्राइस, ठीक है, वो उसी प्राइस पे कम हो सकती है। अगर प्राइस जो है दूसरे कमोडिटीज के वो बढ़ जाते हैं, तो दूसरे कमोडिटीज के प्राइस बढ़ जाएंगे तो इसकी सप्लाई जो होगी वो अपने आप कम हो जाएगी। अब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तब भी यहाँ पे चेंज आएगा क्वांटिटी की सप्लाई में, ठीक है। अगर प्राइस जो है कमोडिटी की नहीं भी चेंज होती है तब भी, ठीक है, रॉ मटेरियल्स का प्राइस घटता है बढ़ता है तब भी इसके प्राइस इसके सप्लाई में चेंज आएगा। तो प्रोड्यूसर सप्लाई मोर एट हायर प्राइसेस, व्हाई, बिकॉज प्रोड्यूसर विल गेट मोर प्रॉफिट ऑन हायर प्राइसेस, ठीक है। व्हाई डज द सप्लाई कर्व यूजुअली स्लोप अपवर्ड टू द राइट, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपके हो गए चेक योर प्रोग्रेस के, बस इसको अच्छे से इलेबोरेट करके आप लिख दीजिए। जो डायग्राम है यानी कि जो फिगर है वो बना दीजिए सप्लाई कर्व का कि अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, एग्जांपल डाल दीजिए 1-2, बस आपका आंसर जो है वो तैयार है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स।